So hello and welcome back guys to the Nursing Academy channel। साइकोलॉजी के पार्ट थर्ड यानी कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की अब हम बात करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले बात करें तो हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी से क्या समझते हैं। ये एक प्रकार के स्पेशल टूल्स और प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर है उसको गैदर करना, कलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, ये ताकि उनमें सभी की सभी क्या फैक्चुअल और असेंशियल चीज़ें जो हैं वो आ जाएं। और उस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या किया जाता है कि स्पेशल प्रकार के टूल्स और प्रोसीजर्स हैं ये एक प्रकार के, जिनमें क्या किया जाता है कि जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आया है उसको गैदर करना और उसको ऑर्गेनाइज करना। या ऑर्गेनाइज करना मतलब सिस्टमेटिक वे में एडजस्ट करना। इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड एसेंशियल फैक्ट अबाउट बिहेवियर। जितने भी बिहेवियर से रिलेटेड एसेंशियल फैक्ट और मैटर है उसको गैदर करना और ऑर्गेनाइज करना ही क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड में आते हैं। और ये मेथड्स क्या फॉलो करते हैं, कुछ सिस्टम ऑफ अप्रोचेस फॉलो करते हैं। दीज प्रोसीजर आर टर्म एज मेथड हेल्प इन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। और ये मेथड्स जो होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने में मदद करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें कितने प्रकार के ये मतलब अगर होते हैं तो मैं बात करूँ तो इसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड होगा, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, एक क्लिनिकल मेथड होगा, एक ऑब्जर्वेशनल मेथड होगा और इसके साथ साथ ये क्या होंगे, इसमें 5 से 6 लमसम इसमें आपके होंगे, क्या होंगे, मेथड्स होंगे। ठीक है, जेनेटिक्स और सर्वे मेथड भी इसमें है। तो इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का, जिसका अर्थ है, इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ है टू लुक विद इन, यानी खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर देखना। और इसे एक और नाम से भी जानते हैं जिसका कि अर्थ है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद के अंदर ऑब्जर्व करना, या ओल्डेस्ट मेथड है। और टू लुक विद इन यानी कि खुद के अंदर ऑब्जर्व क्या करेंगे, जैसे एक नर्स है उसको अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए, अपने अंदर जो उसके अंदर एबिलिटी है उसको पहचानने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि टू लुक विद इन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। या फिर किसी पर्सन को, कई बार ये साइकोलॉजी यूज़ की जाती है कुछ पर्सनस के अंदर प्रेजेंट उनकी दिक्कतों को निकालने के लिए। जैसे क्या कहा जाता है, एक पेशेंट को बोला जाता है कि आप अपने अंदर आंखें बंद करके सोचिए आपको एक्चुअल में दिक्कत है क्या। यानी द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व हिज ओवन बिहेवियर एंड रिपोर्ट द सेम विच इज लेटर एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कथा, यही कथा है इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। यानी कि इसमें इंट्रोस्पेक्शन में सब्जेक्ट को कहा जाता है कि आप क्या करें, अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, अपने खुद के बिहेवियर को खुद ही ऑब्जर्व करें, और फिर जो आप अपने अंदर महसूस करते हैं उसको क्या करें, रिपोर्ट करें, यानी हमें बताएं, नर्सेस को बताएं या दूसरों को बताएं। इज लेटर नर्स, फिर उस इंफॉर्मेशन को नर्स लोग या जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस जो सब्जेक्ट के द्वारा मैटर दिया गया उसका। और फिर क्या किया जाता है, एनालाइज करने के बाद उसके बिहेवियर को समझा जाता है। यानी अल्टीमेटली द गोल ऑफ दिस क्या है कि बिहेवियर को समझना, अंडरस्टैंड द बिहेवियर। यही हमने पहले देखा है कि मेथड्स बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं कि सब्जेक्ट को बोला जाता है कि आप क्या करें, अपने अंदर ऑब्जर्व करें अपने खुद के बिहेवियर को, और उसी रिपोर्ट द सेम, यानी वही जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसको हमें बताएं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। तो क्या दे रखा है, अ पेशेंट आफ्टर एन ऑपरेशन मे बी आस्क्ड टू रिपोर्ट हाउ ही फील्स। मैंने बताया था कि एक पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उसको पूछा जाता है कि अब आपको कैसा लगता है। तो पेशेंट क्या करेगा, लुक विद इन एंड रिकॉल। अब वो अपने अंदर बंद सोचेगा कि यार नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, दर्द हो रहा है, या फिर जो कुछ भी उसके अंदर की फीलिंग होगी वो क्या करेगा, रिपोर्ट द सेम, और अपनी प्रेजेंट फीलिंग को नर्स के सामने बताएगा, फीडबैक देगा। एंड उसका फीडबैक जो है वो हेल्पफुल होगा किसमें, उसके आगे ट्रीटमेंट में, और फर्दर ट्रीटमेंट में उसका क्या होगा, ये ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए उसका जो ये मतलब रिपोर्ट है वो क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज नॉट अवेलेबल टू द नेचुरल साइंसेज। ये क्या है, ये प्रकार का जो इंट्रोस्पेक्शन का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेचुरल साइंसेज में अवेलेबल नहीं है। ये क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, एक पर्सन खुद ही इसमें किया जाता, खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करके ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता
है। तो अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में मैंने बताया था कि आपके लमसम 6 मेथड हैं इसमें। तो ये 6 मेथड है, हमने पहला देख लिया इंट्रोस्पेक्शन, और इसके अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स यानी इसके फ़ायदे और डीमेरिट्स यानी इसके नुकसान। तो अब हम बात करें मेरिट्स की तो इंट्रोस्पेक्शन इज़ द फंडामेंटल मेथड ऑफ द साइकोलॉजी, मतलब कि ये एक प्रकार का एक फंडामेंटल मेथड है, सबसे पहला मेथड है साइकोलॉजी का, जिसमें क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन। यानी कि आप जितने भी ऑब्जर्वेशनल मेथड आगे पढ़ेंगे या एक्सपेरिमेंटल मेथड आगे पढ़ेंगे, वो सब के सब किस पर बेस्ड है, इंट्रोस्पेक्शन पर ही बेस्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड किस पे बेस्ड है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड पर बेस्ड है। ये इसका क्या है, मेरिट है। दूसरा क्या है, इंट्रोस्पेक्शन गिव अस डायरेक्ट, इमीडिएट एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आवर ओन मेंटल प्रोसेस। यानी कि जो हमारी प्रेजेंट मेंटल एक्टिविटी है या फिर पेशेंट की प्रेजेंट मेंटल एक्टिविटी है, उसका नॉलेज हमें देता है। यानी अब हमें वो अंदर से क्या सोच रहा है हमें क्या पता चलेगा, और वो क्या सोच रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे भाई इंट्रोस्पेक्ट करो, आप सोचो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, फिर वो फीलिंग को सोचेगा और वो नॉलेज हमें देगा, तो हम क्या करेंगे, उसके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके इसमें दे रखा है, इट इनेबल अस फुली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करना है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी अपैरेटस, लेबोरेटरी एंड इनएक्सपेंसिव एंड इजी। यानी इस मेथड में किसी प्रकार का कोई अपैरेटस नहीं चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई लेबोरेटरी नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा धन खर्चा भी नहीं है। तो ये इसके क्या थे, मेरिट्स थे, एडवांटेजेस थे। अब डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स की बात करें तो दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए मेथड एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक बच्चा है वो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर कर भी पाएगा तो वो अपनी प्रॉपर लैंग्वेजेस में हमें नहीं समझा पाएगा। सेम इसी प्रकार से जानवर नहीं बता पाएंगे, या फिर मेंटल रिटार्डेड साइकेट्रिक पेशेंट भी नहीं बता पाएंगे, यानी पागल व्यक्ति भी अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर कर पाएगा तो भी सही लैंग्वेजेस में समझा नहीं पाएगा। इट इज़ प्योरली अ प्राइवेट अफेयर। यानी कि एक व्यक्ति इंट्रोस्पेक्ट करेगा, यानी वो जो अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है उसके बारे में ना आपको पता होगा, ना मुझे पता होगा, ना किसी और को पता होगा। वो अंदर क्या फील कर रहा है वो खुद ही फील कर पाएगा, यानी एक प्रकार का प्राइवेट अफेयर है। दूसरा है, इन मैनी cases the patient may not have the insight to know their condition or language to describe it accurately। यानी कि कई बार क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो मेंटली इतना कॉन्शियस नहीं हो पाता है कि वो अंदर अंदर क्या कर पाए, इंसाइट में देख पाए, या फिर क्या करना कर पाए, इंट्रोस्पेक्ट कर पाए। और दूसरा, अगर कर भी पाए तो कई बार क्या होता है उसमें लैंग्वेज की डिफिकल्टी आती है, यानी वो जो फील कर रहा है उसको प्रॉपर लैंग्वेज में समझा नहीं पाता है, तो ये दिक्कतें भी उसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है, इंट्रोस्पेक्शन समटाइम्स इन्वॉल्व्स अटेंशन टू अ मेंटल प्रोसेस, एग्जाम्पल परसेप्शन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी यानी कई बार क्या होता है, अगर हम बात करें इंट्रोस्पेक्ट जो है वो परसेप्शन से रिलेट होता है, और परसेप्शन के अंदर अगर हम बात करें, यानी कुछ मेंटल प्रोसेसेस लाइक परसेप्शन से रिलेट होता है, और उन परसेप्शन में हम जैसे कि जानते हैं कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है, यानी स्टिमुलस का होना जरूरी है, और कई बार ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं परसेप्शन को। अब कई बार क्या होता है, ऐसे जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं होते। व्हेन वी अटेंड टू द मेंटल प्रोसेस वी विड्रॉ द अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज सून एज वी डू मेंटल प्रोसेसेस वेनिश मेकिंग इंट्रोस्पेक्शन इम्पॉसिबल। मतलब कि जब तक वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रेजेंट होगा तब तक वो क्या कर पाएगा, परसेप्शन कर पाएगा अपनी सिचुएशन को, लेकिन जैसे ही वो हम उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को उसके सामने से हटाएंगे और उसे कहेंगे कि अब आप क्या करो, अपनी रिपोर्ट दो, यानी आपने क्या इंट्रोस्पेक्ट किया अब हमें बताओ, तो उस कंडीशन में वो क्या कर पाएगा, उसका जो भी उसने इंट्रोस्पेक्ट किया था वो सब क्या होगा, उसके मेंटल प्रोसेस से निकल जाएगा, और वो कुछ गलती हमें बताएगा, यानी उसका अटेंशन जैसे ही वहाँ से हटेगा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, वैसे ही क्या होगा, जो भी उसने सोचा था वो सब भूल जाएगा, और उससे इंट्रोस्पेक्शन इम्पॉसिबल होगा। यानी जब भी परसेप्शन से रिलेटेड हम किसी भी एक्टिविटी की बात करेंगे, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेकिन जब भी हम उसका ध्यान एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हटाएंगे तो वो क्या होगा, अपना जितना भी उसने इंट्रोस्पेक्ट किया था वो सब वेनिश हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा जो भी उसने सोचा था वो भूल जाएगा। अगर हम बात करें डिफेक्ट इन इंट्रोस्पेक्शन कैन बी ओवरकम, यानी अब आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन की जो डिफिकल्टियाँ उसे कैसे सही कर सकते हैं, तो ये ओवरकम की जा सकती हैं बाय हैबिट एंड डिसिप्लिन ऑफ माइंड। यानी आप अपनी आदत बना ले इंट्रोस्पेक्ट करने की, या फिर अपने माइंड को शांत रखें, कॉन्शियस रखें, डिसिप्लिन ऑफ माइंड रखेंगे, तो इसकी जो ये दिक्कतें हैं ये आप हटा सकते हैं। द पावर ऑफ अब्स्ट्रक्ट एंड मेंटल अलर्टनेस, ये सब आप करके क्या कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट की जो दिक्कतें हैं दूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या किया जाता है कि ये एक प्रकार का क्या है, ऑब्जेक्टिव मेथड है। ऑब्जेक्टिव मेथड है मतलब कि इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं करेगा, जो ऑब्जेक्ट है वह क्या करेगा, इसमें रोल प्ले करेगा। यानी वो ऑब्जेक्ट कैसे रोल प्ले करेगा, ऑब्जेक्ट जो है
वो सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। किसको ऑब्जर्व करेगा? सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करके उसकी एक्टिविटीज़ को नोट करेगा और उस एक्टिविटीज़ के आधार पर अपना परसेप्शन बनाएगा कि उसकी जो नेचुरल कंडीशंस है उसके आधार पर उसका अपना परसेप्शन बनेगा। यानी एक व्यक्ति है, जैसे कि कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। उसको तब ऑब्जर्व करेगा जब वो नेचुरल कंडीशंस में, यानी उसके पास उसके फ्रेंड्स हैं, ना कोई टीचर है ना मॉनिटर है, उस कंडीशन में टीचर पीछे से खिड़की में से उस स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेगा? उसका जो बिहेवियर उस समय दिख रहा होगा टीचर को, उसको क्या करेगा? वो परसेप्शन करेगा, यानी उसके बारे में एक धारणा बनाएगा और उस परसेप्शन के अनुसार वो क्या करेगा? उस पर एक्शन करेगा, यानी उसके बिहेवियर को स्टडी करेगा। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इज ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इट कंसिस्ट ऑफ द परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन। यानी नेचुरल कंडीशन में जो एक पर्सन अपना बिहेवियर शो कर रहा है, उसके अनुसार जो आप परसेप्शन बनाते हैं उसके बिहेवियर के बारे में, वो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर आता है। इट्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बाय ऑब्जर्वर। क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसका बिहेवियर नोट करते हैं, नोट करने के बाद उसको एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी अब परसेप्शन निकालते हैं कि इसका बिहेवियर इस टाइप का है। ठीक है भाई, ऑब्जर्वर कौन करता है? ऑब्जर्वर। इट इज एसेंशियल अ वे ऑफ परसीविंग द बिहेवियर एज इट इज। ये एक वे है जिससे कि एक पर्सन के बिहेवियर को एज इट इज हम क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। इन दिस मेथड द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स एंड कलेक्ट्स द डाटा। ऑब्जर्वर क्या करता है? पर्सन को ऑब्जर्व करेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, जो भी उसने डाटा नोट किया वो कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक हॉस्पिटल नर्स है, वो क्या करेगी? एक पेशेंट को ऑब्जर्व करेगी, पेशेंट का टीपीआर बीपी ऑब्जर्व करेगी, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह ऑब्जर्व करेगी और फिर उनको क्या करेगी? एक रिकॉर्ड बुक में नोट कर लेगी टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, ताकि उसे क्या किया जा सके? उसकी क्लिनिकल कंडीशन स्टडी की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशनल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड के स्टेप्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें पर्सन का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करेंगे। बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद में जो भी वो बिहेवियर शो करेगा उसको हम क्या करेंगे? नोट करेंगे। उसको क्या करेंगे? बिहेवियर को नोट करेंगे और जो भी वो बिहेवियर शो करेगा, नोट करने के बाद हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। उसका एनालिसिस करेंगे, यानी अब बिहेवियर किस प्रकार से उसको उसका वो निकालेंगे, परसेप्शन कर लेंगे उस बिहेवियर का और फिर उसको जनरलाइज करेंगे, यानी नोट कर लेंगे। यानी अब उसको क्या करेंगे? एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको उसका निकाल लेंगे कि इस टाइप का इसका बिहेवियर है। यानी ऑब्जर्वेशन में 4 प्रकार की प्रक्रिया हैं इसमें। यानी सबसे पहले हमने क्या किया? उसके ऑब्जर्वर ने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद जो भी उसको बिहेवियर दिखा उसको उसने नोट किया। नोट करने के बाद उसने इंटरप्रेट किया, यानी एनालिसिस किया कि भाई इसका बिहेवियर किस टाइप का है, स्टडी की बिहेवियर की। उसके बाद उसने क्या किया? जनरलाइजेशन किया, यानी उसको रिकॉर्ड बुक में नोट रखा कि इस प्रकार से इसका जो बिहेवियर है वो हो सकता है। और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है इसके मेरिट्स यानी ये किस किस पर अप्लाई हो सकता है, यानी इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो मैं बता दूं कि जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है वो इकोनॉमिकली, नेचुरल एंड वेल एज फ्लेक्सिबल, मतलब कि ये क्या है? इसमें जो है आप कह सकते हैं कि कम खर्चा है। नेचुरल एक प्रकार का मेथड है और एक प्रकार का फ्लेक्सिबल है, यानी आप सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, जो डाटा आप नोट करते हैं वो क्या हो सकता है? वापस वेरीफाइबल है, यानी आप उसको वापस मेजर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रीअलाइड अपॉन। ठीक है, आप इसके जो भी रिजल्ट है उसको वापस वेरीफाइड कर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया था। ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है इज क्वाइट स्टेबल फॉर ऑब्जर्विंग डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक चिल्ड्रन हैबिट एंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, द इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑन चिल्ड्रन डेवलपमेंट कैन बी डिटरमाइंड प्रॉपर्ली बाय द ऑब्जर्वेशन एंड डेवलपमेंट सच डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई एक छोटा बच्चा है, अगर आपको उस बच्चे के बारे में उसके डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो उसकी हैबिट क्या है वो पता लगाना है, तो आप उसके पेरेंट्स के अब्सेंस में उस बच्चे को चुप चुप के ऑब्जर्व करो, तब आपको पता चल जाएगा कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी जो नेचुरल कंडीशंस में वो एक्टिविटीज़ दिखा रहा है, उसके अनुसार आप उसके बिहेवियर को पता लगा सकते हो। तो ये बच्चों में यूज़ की जाती है। अब इसके डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो चांस ऑफ सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग एंड प्रीजुडिस ऑफ द ऑब्जर्वर क्रीपिंग इन द आर मेनी। मतलब कि कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर रूप से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादा समय लगता है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं? प्रॉपर रूप से उस पर्सन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और थोड़े टाइम के लिए ऑब्जर्व करके हम उसके बारे में प्री धारणा और अवधारणा बना लेते हैं, एक गलत अवधारणा बना देते हैं, प्रीजुडिस कर लेते हैं, यानी कि उसको क्या कर लेते हैं? गलत इंटरप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं।
टू ऑब्जर्व नेचुरल बिहेवियर द ऑब्जर्वर मे हैव टू स्पेंड मोर टाइम, एनर्जी एंड मनी। अब मैंने जैसे बताया था, ज़्यादा समय चाहिए, एनर्जी और पावर और मनी चाहिए पर्सन के ऑब्जर्व मतलब बिहेवियर को थ्रू आउट ऑब्जर्व करने के लिए। ये ऑब्जर्वर मेथड जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें नेचुरल कंडीशन यानी आप पर्सन को बिना डिस्टर्ब किए क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक डीमेरिट ये है कि इसमें आप उस पर्सन का एक्यूरेट बिहेवियर नहीं देख पाते। जैसे कि हम टीवी में किसी एक्टर को देखते हैं, उस एक्टर को देख के उसकी कुछ एक दो एक्टिविटीज़ को नोट करके हम उसके बिहेवियर को इंटरप्रेट कर लेते हैं, जबकि वो व्यक्ति उसका बिहेवियर हो सकता है कुछ अलग हो सकता है या फिर वही हो। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ एक क्लू है, एक हिंट आप जरूर ले सकते हैं, बट आप एक्चुअल बिहेवियर को इससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, अगर इसकी बात करें तो नॉट बीइंग टू एस्टेब्लिश अ प्रॉपर कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, आप उसके बिहेवियर का प्रॉपर कॉज और अफेक्ट इसमें कतई फाइंड नहीं कर पाएंगे, कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। द डिफिकल्टीज ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड आर ओवरकम बाय कल्टिवेटिंग एन impartial attitude of mind by constructing imagination and conscious observation। यानी अब इसमें आप इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिफिकल्टीज ऑब्जर्वेशन आर ओवरकम बाय कल्टिवेटिंग एन इम्पार्शियल एटीट्यूड। इम्पार्शियल एटीट्यूड यानी आपका एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना जरूरी है ऑफ माइंड बाय कंस्ट्रक्टिव एंड इमेजिनेटिव एंड कॉशियस ऑब्जर्वेशन। यानी आप उसके जितने भी हानियां हैं उसको ध्यान में रखो, आपका दिमाग कंस्ट्रक्टिव और इमेजिनेशन से भरा हुआ होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब जिस प्रकार से वो जो मेथड था वो क्या था, नेचुरल मेथड था, नेचुरल कंडीशंस में किया जाता था, जस्ट उसका अपोजिट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है आरयूएचएस एग्जाम्स में, तो ये इसको स्टार कर लें। एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑब्जर्वेशनल मेथड का अपोजिट कैसे है, तो वो आपका होता था नेचुरल कंडीशंस में, और ये होता है आपका कंट्रोल्ड कंडीशन में। यानी उसमें आपको पेशेंट को कुछ भी करने के लिए नहीं करना था, बस नेचुरली ऑब्जर्व करना था साइलेंटली। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, उसको मतलब नेचुरल कंडीशन में ना करके उसको कंट्रोल कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशन यानी कोई उसमें कंट्रोल कंडीशन यानी उसमें कुछ ना कुछ सिचुएशन डालनी है। जैसे एक्सपेरिमेंट मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ द स्टडिंग बिहेवियर। जो ये मेथड है ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, ये जो मेथड है इसके बारे में बताया गया है कि इस मेथड में क्या किया जाता है कि मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड है बिहेवियर स्टडी करने का। एक्सपेरिमेंट का लैटिन वर्ड का मतलब है टू ट्राई टू पुट टू टेस्ट, मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टेस्ट करो, उस ऑब्जेक्ट का टेस्ट में लाओ, उसके अंदर कंट्रोल कंडीशंस डेवलप करो। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करेंगे कि हम एक साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए, बिहेवियर स्टडी करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री लाइक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका यूज़ करेंगे और उसके मेथड को स्टडी करेंगे। इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो कोज और अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सच एज अफेक्ट ऑफ एनेक्सिटी, मतलब इसमें कोज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप का स्टडी होगा। जैसे हमने बताया था ऑब्जर्वेशनल मेथड ये नहीं कर पाता है, बट ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो घटना होने का कोज कारण क्या है और उससे अब क्या क्या परिणाम आएंगे, अफेक्ट है, उनकी स्टडी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑन इंटेक ऑफ एल्कोहल, यानी आप कोई पर्सन दारू वारू पी रहा है तो उसके पीने का कारण और उसका लाभ हानि आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशनल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, इसमें क्या किया जाता है कि कंट्रोल्ड कंडीशंस में क्या किया जाता है, पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है, पहले ही बता दिया था। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, यानी अब एक्सपेरिमेंटल मेथड्स करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए, 2 पर्सन चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही इसमें ज़रूरी है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, तो वो पर्सन जिसका हम बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्व करेगा, जो ऑब्जर्व जिसका ऑब्जर्व करेंगे वो सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जर्व करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल मेथड आर कंडक्टेड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशन होगी, कैसे होगी अभी आपको बता देंगे। तो स्टेप 1 स्टेटिंग द प्रॉब्लम, स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं, स्टेटिंग द प्रॉब्लम, यानी अब प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जा रहा है, एक्चुअल दिक्कत क्या है। जैसे दिक्कत है स्मोकिंग की, हमें कुछ पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, उनमें इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आइडेंटिफाई करना है, उन यानी स्मोकिंग का उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या असर होगा ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, स्टेटिंग द प्रॉब्लम के बाद अब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी अब हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस करेंगे, टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम, यानी कि उससे होने वाले लाभ और हानियों का
देखेंगे क्या लाभ है क्या नहीं है। विच विल बी पुट टू टेस्ट, टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम विच विल बी पुट टू टेस्ट, यानी अब इसमें उन आंसर्स को हम क्या करेंगे, टेस्ट के लिए रखेंगे। इन अबव एग्जांपल द हाइपोथेसिस कैन बी स्टूडेंट हु आर स्मोकिंग विल हैव पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी इसमें क्या है कि इसमें जो टेस्ट में रखा जाएगा वो हेल्थ रखी जाएगी, पुअर हेल्थ और फिजिकल मेंटल हेल्थ, यानी इसका जो यही है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाइंग स्टडी सब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि किस सब्जेक्ट पर स्टडी करनी है। जैसे इसमें सब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम इन द अबव एग्जांपल, द स्टूडेंट्स आर द स्टडी सब्जेक्ट आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्जेक्ट द रिसर्चर आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, सब्जेक्ट फाइंड आउट किया जाता है, और सब्जेक्ट यानी वो दिक्कत जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, और यहाँ पर स्टडी दिक्कत यह है स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, स्टूडेंट है, तो ये हमारा स्टडी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में क्या है, द सब्जेक्ट रिसर्चर आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसके बाद में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे। अब ये क्या है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टैंड फॉर द कोज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द कैरेक्टराइज्ड आर द अफेक्ट ऑफ द कोज। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कोज क्या है, कारण क्या है कि स्मोकिंग कारण है, और जो इसका अफेक्ट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अफेक्ट ऑफ द कॉज, और अफेक्ट क्या क्या है, पुअर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ये क्या है, इसके अफेक्ट है। तो इन द अबव एग्जांपल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाइल स्मोकिंग इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कोज क्या है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्मोकिंग, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो उसके होने वाला दर्द दुख अफेक्ट वो क्या है, पुअर और फिजिकल मेंटल हेल्थ, पुअर मेंटल और फिजिकल हेल्थ, ठीक है। तो ये उसके क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट दिक्कत की बात करें तो हम बात करेंगे अलॉटिंग द सब्जेक्ट टू द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल्ड ग्रुप, यानी अब हम सब्जेक्ट को ट्रीटमेंट ग्रुप में और एक कंट्रोल्ड ग्रुप में एडमिट करेंगे। ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल्ड ग्रुप ये क्या होते हैं देखेंगे। तो जनरली द सब्जेक्ट्स इन द एक्सपेरिमेंट आर डिवाइडेड अमॉन्ग द टू ग्रुप, वन कंट्रोल एंड द अदर एक्सपेरिमेंटल। इन दिस स्टेप कंट्रोल ग्रुप यानी उनको तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, यानी उनको क्या किया जाएगा, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, वो उनका ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, उन एक्सपेरिमेंटल जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर डाल दिया जाएगा। दिस स्टेप रिसर्चर अलॉट्स स्मोकिंग स्टूडेंट टू ट्रीटमेंट ग्रुप, यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनको क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट ग्रुप में डाला जाएगा। एंड द नॉन स्मोकिंग ग्रुप टू द कंट्रोल ग्रुप, यानी जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं उनको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया जाएगा। मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, अलॉटिंग द सब्जेक्ट दे दिया हमने, मतलब उनको ट्रीटमेंट ग्रुप कंट्रोल ग्रुप डाल दिया, जो सिगरेट पी रहे हैं उनको कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। तो ये सब उसमें मतलब दिक्कत है, यानी इसमें क्या किया जा रहा है, जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से बिग बॉस है, बिग बॉस जो शो आ रहा है उसमें क्या किया जाता है कि कई कैंडिडेट्स को क्या किया जाता है, उन सिचुएशन में डाला जाता है, फिर उन सिचुएशन में क्या किया जाता है, जो कैमरा होता है वो उनको ऑब्जर्व करता रहता है, और उनकी सिचुएशंस को ऑब्जर्व करने के बेसिस पर उनको कैटेगरी डेवलप कर देता है, उनका सब्जेक्ट डिसाइड कर देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया जाता है, सब्जेक्ट डिसाइड किया हमने कि किसको ट्रीटमेंट ग्रुप में रखना है और किसको कंट्रोल ग्रुप में रखना है। अब ये सब होने के बाद मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, यानी अब उन पर्सन्स की पुअर फिजिकल और मेंटल हेल्थ देखो, जैसे कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अब उनकी क्या करेंगे, हम हेल्थ ऑब्जर्व करेंगे। स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अलाउड टू बी चेंज, यानी इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ ये हर प्रकार के सिचुएशन को कांस्टेंट रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जाएगा, एक स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे स्मोकिंग हो गया, उसको क्या किया जाएगा, चेंज कर सकते हैं आप, यानी स्मोकिंग को चेंज कर सकते हैं, किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को चेंज करना है तो जो स्मोक कर रहा है उसको नॉन स्मोकर बना दो, लेकिन आप उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। तो नेक्स्ट आपका क्या है, कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द टू ग्रुप। अब आपको करना उन दो ग्रुप की क्या करना है, रिजल्ट कंपेयर करने हैं जो अब आपको सिचुएशन में आए हैं। जैसे कि कंट्रोल एंड उन सिचुएशन में उसको क्या किया जाएगा, इनका रिव्यू कंपेयर किया जाएगा, यानी इसमें जो रिजल्ट है उसको क्या किया जाएगा, अब कंपेयर किया जाएगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को कंपेयर किया जाएगा, यानी कि उनकी पुअर फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कंपेयर किया जाएगा। अब जो जैसे सीधी सी बात है, जो स्मोकर नहीं थे, जो स्मोकिंग नहीं करते थे, उनकी पुअर हेल्थ जो है वो क्या रहेगी, सही रहेगी, हेल्दी रहेंगे वो पर्सन, और क्या तो जो उनके
फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि अगर उनकी हेल्थ को आइडेंटिफाई करेंगे। हेल्दी पर्सन जो होगा, स्मोकिंग नहीं कर रहा होगा, उसकी हेल्दी रहेगी, और जो स्मोकिंग कर रहा है उसकी क्या होगी, हेल्थ खराब होगी। तो इनके बेसिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करके हम उनकी क्या करेंगे, हेल्थ को इंटरप्रेट करेंगे और हाइपोथेसिस बनाएंगे, और उससे पता करेंगे कि जो हमने सोचा था वो सही था या गलत था। अब हम इसके मेरिट्स की बात करेंगे। तो मेरिट्स में क्या साइंटिफिक मेथड है, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेजर करता है, बिल्कुल। मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फिनोमिना, बिल्कुल सीधी सी सही बात है साहब के मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फिनोमिना, यानी कंट्रोल कंडीशन में होता है। रिपीटेशन इज पॉसिबल, यानी कि एक सिचुएशन दोबारा हो सकती है, बिल्कुल ये पॉसिबल है इसमें। फिर यहाँ पर ये दे सकता है पूरा का पूरा ये फ्लो चार्ट दे रखा जो हमने पढ़ा कंपेयरिंग द टू ग्रुप से लेकर पूरा। और डीमेरिट्स की बात करेंगे तो सब साइकोलॉजी में हर चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट में नहीं डाल सकते, हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके लिए आपको लेबोरेटरी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और एक स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल होना अपने पास ज़रूरी है। तो ये सब पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। और एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो नेचुरलिस्टिक कंडीशन में आप स्टडी नहीं कर सकते, नेचुरल कंडीशन में आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशनल मेथड ही उपयोग में लाना होगा। नेचुरल कंडीशन में इस मेथड को तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद है इट कैन नॉट ऑलवेज बी यूज्ड स्पेशली इफ द एक्सपेरिमेंट माइट बी डेंजरस, यानी आप हर जगह एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ये सब्जेक्ट के लिए डेंजरस भी हो सकता है, यानी जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए खतरा भी हो सकता है। इन स्पाइट ऑफ वेरियस लिमिटेशन द फैक्ट दैट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड आर रिलायबल, वेरीफाइबल, डिपेंडेंट एंड प्रेसाइज एंड कैपेबल टू क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट कंपेयर टू दोज ऑब्टेन्ड बाय अदर मेथड। देखिए इन सभी दिक्कतों के बाद भी एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे सुपर मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट की रिलायबिलिटी वेरीफाइबल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसके गुड्स और नॉट गुड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से एक सबसे स्पेसिफिक अच्छा मेथड आप कह सकते हैं। क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड क्या किया जाता है, ये जो है साइकेट्रिस्ट या फिर सोशल वर्कर या फिर आप कह सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ की जाती है। इनमें जो है इनसे केस हिस्ट्री प्रोड्यूस की जाती है, यानी जो भी पेशेंट है उसके प्रीवियस डाटा, हेल्थ रिकॉर्ड को डेवलप किया जाता है। इट एम्स एट स्टडिंग द केस कोज एंड द बेसिस और पीपल्स एनेक्सिटी, फियर एंड पर्सनल माल एडजस्टमेंट, यानी कोई पर्सन अगर डर रहा है तो उसके डरने का कारण, घबरा रहा है तो घबराने का कारण, और ये सब अगर वो चिंता ले रहा है तो चिंता का कारण स्टडी किया जाता है। ग्रेट डील ऑफ रिलेवेंट डाटा इज कलेक्टेड ऑफ केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री का मतलब उसका प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड लिया जाता है, उसके आधार पर बहुत एक अच्छा डाटा कलेक्ट किया जाता है। उन डाटा के बेसिस पे उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसके बिहेवियर को पता लगा सकते हैं। इंटरव्यूज़ भी लिए जाते हैं, होम विजिट की जाती है इसमें, और होम विजिट करने के बाद पेशेंट से बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बेसिस पे जो वो जवाब देता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब जो होता है वो किस में यूज़ होता है, आपके इस कैसे क्लिनिकल मेथड में यूज़ होता है, जिसमें कि मैंने बता दिया था पास हिस्ट्री मेथड हो गया, और उसके आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं और वगैरह वगैरह हम इसमें देखते हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं, वो क्या है कि द केस हिस्ट्री विल गिव द क्लिनिकल एंड इंसाइट टू द कोज ऑफ द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, यानी उसका कोज बताएगा कि आपकी जो तकलीफ है उसके होने का कारण क्या है, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो बताएंगे। केस हिस्ट्रीज कैन बी प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ द आइडियाज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर मेथड्स, यानी केस हिस्ट्री आप दूसरे मेथड से भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्लिनिकल मेथड से ज़्यादा केस हिस्ट्री मेथड जो वो आपको यूजफुल लगे और उससे ज़्यादा डाटा हम कलेक्ट कर पाए। तो डीमेरिट्स की बात करें तो द केस हिस्ट्री मेथड डिपेंड्स लार्जली ऑन द मेमोरी ऑफ द इंसिडेंट, यानी केस हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए आपको उसके पर्सन में मेमोरी तो होनी चाहिए, उसके साथ क्या घटना घटती थी, क्या क्या दिक्कतें थी, वो सब याद करने के लिए मेमोरी होनी चाहिए। अब साइकेट्रिक पेशेंट है, उसकी मेमोरी नहीं है, तो फिर आप कैसे कर पाओगे। तो क्लिनिकल मेथड, केस हिस्ट्री मेथड वहाँ पर काम नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी में काम करता है जो मेंटली फिट हो, ठीक है। तो ये सब डिमेरिट है इसके। सर्वे मेथड बता दिया है कि जो भी सोशल ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है या एटीट्यूड है, पब्लिक हेल्थ देखना है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन पर क्या अफेक्ट हो रहा है, उसके बिहेवियर से दूसरा पर्सन अफेक्ट हो रहा है, या फिर किसी और के बिहेवियर से एक पर्सन अफेक्ट हो रहा है, ये सब स्टडी करने के लिए हम सोशल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। सर्वे मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी काफ़ी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू इन्वेंट्रीज, थ्रू चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल इंटरव्यूज से, तो उस मेथड्स को हम क्या करते हैं, सर्वे मेथड में डालते हैं। इसके मेरिट क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी छोटे समय में क्या किया जा सकता है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि ये पब्लिक ओपिनियन वगैरह हो गए, या बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, लेकिन इसमें उस पर्सन का बिहेवियर तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है।
Genetic or developmental method psychologists study not only the behavior of an individual at a particular time but also his development from birth to death. यानी सिर्फ बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, बस उसके डेवलपमेंट के भी डेवलपमेंट जिस प्रकार से वो छोटे से बड़ा हुआ उस समय उसकी क्या क्या मतलब जो बिहेवियर था उसको स्टडी किया जाता है. द इन्फ्लुएंस ऑफ द हेरिडिटी इन इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन एंड कंडीशन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फॉर नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर. यानी कौन कौन सी कंडीशंस रही होंगी जिनकी वजह से उनके जो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस रही होगी जिनकी वजह से उनका जो नॉर्मल बिहेवियर था वो एबनॉर्मल है. ठीक है. फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द लर्निंग बिहेवियर ऑफ एन अडल्ट, यानी किसी के सीखने की क्षमता के अगर हम स्टडी करेंगे तो वो भी उसमें भी जेनेटिक्स का यूज़ किया जाएगा कि क्या पता बचपन से दिक्कत है या फिर ये अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से हुआ है. तो द स्टडी विल बिगिन फ्रॉम दिस चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड से उसकी स्टडी शुरू हो जाएगी. क्रॉस सेक्शनल स्टडी वेदर इन टू वेज, यानी दो रास्तों से हम क्या कर सकते हैं, दो इसके वे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं जेनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं. जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी वेदर इन चिल्ड्रन ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कोई अलग अलग एज ग्रुप का पर्सन है तो उसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जाएगी, विल बी स्टडी साइमल्टेनियसली. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वेदर इन द सेम चिल्ड्रन, यानी क्रॉस सेक्शनल मतलब अलग अलग कंडीशन रखी जाएंगी अलग अलग प्रकार के एज ग्रुप के लिए. लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या करेंगे, जैसे सेम ग्रुप ऑफ पर्सन है, सेम एज ग्रुप के पर्सन है, उनके लिए क्या की जाएगी, एक प्रकार की ही स्टडी की जाएगी, एक प्रकार की कंडीशंस में स्टडी की जाएगी. मेरिट्स की बात करें, इट इज़ मोर यूजफुल मेथड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस. यदि हमें हेरिडिटी या ऑटोनॉमिकल चीज़ें देखनी है तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस वगैरह देखना है तो उसे हम क्या करेंगे, इसका मेथड का यूज़ करेंगे. और डीमेरिट इसका ये है कि ये ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम करता है. तो इसी के साथ हमारे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी यहीं समाप्त होते हैं.